कर लिया कि वो इमरान खान के खिलाफ वोट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये इंतहाई एक चैलेंजिंग मरहला होगा खासतौर पर पीडीएम के लिए। इमरान खान की हुकूमत को भी अगर कायम रहना है तो उन्होंने फिर वो उस दिन 172 लोगों को वहां पे जाने से रोकना है, हाउस के अंदर से ना सिर्फ रोकना है बल्कि जो अगर लोग जाते भी हैं तो वो उनके साथ वो जो अपोजिशन के साथ खड़े ना हों। अलबत्ता ये काफी एक इंतहाई तो फिर दोनों जानब से कुछ ना कुछ सेटलमेंट तो होगी। खाफर, चूंकि आप ब्यूरो चीफ हैं, इस्लामाबाद में हैं, जहां इक़्तिदार में सारी तब्दीलियां हो रही हैं, आप उसको करीबी देख रहे हैं, बहुत से एमएनएज़ आपसे राब्ते में भी होंगे, तो घबराहट इस वक्त कहाँ है, ऑपोजिशन में या हुकूमत में? कौन से लोग हैं वो ज़्यादा घबराए हुए नज़र आ रहे हैं? एंड प्लस एक्सटेंशन टू माई क्वेश्चन इज़ कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं मंजरनामा, ऐसा हो सकता है कि जहांगीर तरीन का ग्रुप जो है वो भी शामिल हो जाए ऑपोजिशन के साथ, फिर तो दोनों जानिब विफाक में भी और पंजाब में भी तब्दीली आ जाएगी। एक बात तो ये है कि चूंकि वक्त अभी है, हाउस को अभी रिक्विजिट होना है, उसके लिए 14 दिन का वक्त दरकार है। जब हाउस रिक्विजिट होगा तो उसके बाद 7 दिन का और जो टाइम मिलेगा, जो 3 हफ्ते मौजूदा हुकूमत के पास, इमरान खान के पास हैं इकलाए अमल तय करने के लिए। अपोजिशन ने आज अगर ये फैसला कर लिया है तहरीक अदम एतमाद और साथ में हाउस को रिक्वेस्ट करने की तहरीक जमा करवाने के लिए, तो उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है। तो अगर देखा जाए तो हुकूमत का होमवर्क आज से असल मैनू के अंदर शुरू हो जाएगा कि अब चूंकि एक कानूनी तरीकाकार है उसको अपोजिशन ने फॉलो कर लिया है। अब एक दिन मैच पढ़ना है और उस मैच की तैयारी के लिए अपोजिशन पहले से तैयारी कर रही है और अब हुकूमत अपनी तैयारी कर ही रही थी, लेकिन अब चूंकि आईनी और कानूनी तौर पर एक चैलेंज इनके सामने आ गया है तो इसको अब उन्होंने इसका सामना करना है। आपका सवाल कि घबराया कौन हुआ है, जाहिर है देखिए अगर अपोजिशन की तहरीक नाकाम हो जाती है तो वो उनके पास 100 बहाने होंगे कि कहीं से टेलीफोन आ गया, हमारे साथ ज्यादती हो गई, हुकूमत ने हॉर्स ट्रेडिंग कर ली, वो ऑलरेडी अपोजिशन में है, एक लॉन्ग मार्च चल रहा है, एक और लॉन्ग पीडीएम जो है लॉन्ग मार्च चली जाएगी। लेकिन असल जो दबाव है वो इस वक्त हुकूमत के ऊपर है, क्योंकि अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो फिर जाहिर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं रहेगी। फिर कोई नई जो है पार्टी पीडीएम की तरफ से कोई उनका जो भी नॉमिनी होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा और इमरान खान को अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। तो दबाव जाहिर है दोनों आपकी नज़र में दबाव इस वक्त हुकूमत पर दबाव ज़्यादा है इस वक्त आपकी नज़र में। खबर आप साथ ही रहेगा। इस वक्त हमें हसन अस्करी साहिब और हबीब अकरम साहिब ने भी ज्वाइन किया है। हबीब साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। एक्सपेक्टेड तो था कि तहरीक अदम एतमाद आएगी और अपोजिशन काफ़ी दिनों से सरगर्म भी थी, मुलाकातें भी चल रही थी, उधर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी अवामी राब्ता मुहिम चला रहे हैं। तो अब चूँकि ये बाकायदा तौर पर अनाउंस भी कर दिया गया है, आज ही रिक्वेजिशन भी जमा करवाई जाएगी और तहरीक अदम एतमाद के लिए भी, तो क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है अगले चंद दिनों में? देखिए, उसकी वजह यह है कि हम पिछले कुछ दिन से देख रहे थे कि हुकूमत की तरफ से बार बार ये ब्लफ कॉल किया जा रहा था। इसको ब्लफ समझते हुए कि अदम एतमाद के लिए बार बार अंगेख्त किया जाता था अपोजिशन को कि आप आए, लेके क्यों नहीं आते, हमारे तो गले सूख गए हैं, ये कहते कहते। तो आज अपोजिशन ने कल्मिनेट करते हुए नजर आना शुरू कर दिया है। अब दूसरी हबीब अकरम साहब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो रहा है। हसन अस्करी साहब की जानिब बढ़ूंगा। हसन साहब, आपके पास भी यही क्वेश्चन रखूंगा कि आप क्या समझते हैं कि अब आने वाले अगले चंद दिनों में क्या होने जा रहा है, क्योंकि अब तो बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया गया है तहरीक अदम एतमाद को भी और एक्विजिशन भी के लिए भी दायर कर दी गई है दरख्वास्त। इसका तो मतलब यही होता है ना कि वो जो है हुकूमत पे एक सियासी दबाव बढ़ जाता है कि वो ये देखे कि रिक्विजिशन होगी, यानी असेंबली का सेशन कॉल होगा, उसके बाद फिर ये जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करेंगे। अगर ये करते हैं तो उससे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाता है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर चल पड़ता है कि 3 दिन के बाद और 7 दिन के अंदर इस पे बहस भी होनी होती है और उसके अलावा फिर उसके ऊपर वोट होना है। तो हुकूमत के लिए बहुत टेस्ट आ जाता है कि वो अगर जब भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन मूव होगा, उस मोशन को हुकूमत नाकाम करने में कामयाब होगी, और अगर नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत बदल जाती है। बिल्कुल ठीक है। हसन अस्करी साहब साथ ही रहेगा। हबीब साहब ने हमें फिर ज्वाइन किया। हबीब साहब,
आप कुछ बात कर रहे थे यही तब्दीली के हवाले से। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है कि अगर उस्मान बुज़दार को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाए तो वफाक में इमरान खान बच जाए? उससे पहले अब देखिए, आज जो अपोजिशन ने अपना इनिशिएटिव लिया है, उसके बाद अब हुकूमत को अपनी सफों में यकजहती और इत्तेहाद दिखाना है। एग्जैक्टली जिस तरह आज अभी थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सियासी तस्वीर की सूरत में वो जरूरत पूरी कर देती है जो तहरीक अदम एतमाद से पहले अपोजिशन को चाहिए होती है। लेकिन इसके मुकाबले में अब हुकूमत के बॉल में हुकूमत के कोर्ट में ये बॉल है कि क्या अब हुकूमत अपनी यकजहती और यकसुई साबित कर सकती है। अब तक हम देख रहे हैं कि अपोजिशन अपनी सफों को मुत्तहिद करती चली जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ उसका इत्तेहाद मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। लेकिन हुकूमत को हम देख रहे हैं कि हुकूमत इस दबाव के आगे चटकती चली जा रही है। इमरान खान साहब की जबान भी ये साबित कर रही है। उसके बाद फिर खुद जो हुक्मरान जमात है उसके अंदर जो तोड़ फोड़ हो रही है, उसकी वजह से भी ये लग रहा है कि तहरीक अदम एतमाद जो है, तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाले हुकूमत की निस्बत ज्यादा मजबूत पोजीशन में नजर आते हैं। कॉन्फिडेंट तो अगर तो आइंदा कॉन्फिडेंट है, अगर तो आइंदा 2-3 दिन में हुकूमत एक अपनी यकसुई और यकजहती लोगों के सामने ले आती है, तो फिर उसके बाद कहा जा सकता है कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी का बेहतर अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आज की सिचुएशन में तो हुकूमत बहुत ही कमजोर विकेट पे है। कमजोर विकेट पे है। सलमान गनी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सलमान गनी साहब, आप क्या सेकंड करेंगे हबीब अकरम साहब की बात को? उन्होंने कहा हुकूमत कमजोर है, इस वक्त ऑपोजिशन मजबूत है, और आपके पास अंदर की इंफॉर्मेशन क्या है? ऑपोजिशन ने कितने बंदे तोड़ लिए हैं हुकूमत के? देखिए, बंदे तोड़ने की बात नहीं है। असल जो बात है, जो असल बड़ी सियासी पेशरफ्त है, वो अपोजिशन का अदम एतमाद की तहरीक पेश करना है, और इसके लिए 2-3 हफ्तों से तैयारी जारी थी। और हम अपने प्रोग्राम थिंक टैंक में भी यही कहते रहे कि जी बात यह कि अगर अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक पेश करेगी तो वो फैसला कुन होगी। इस वक्त सियासी से ज्यादा एक नफ्सियाती सूरत हाल तारी है। देखिए, हुकूमत हमेशा लूजर वो होता है जिसके पास कुछ खोने के लिए होता है। अपोजिशन के पास खोने के लिए कुछ नहीं, खोने के लिए हुकूमत के पास है। और आप जब इस्लामाबाद की तरफ देख रहे हैं तो इस्लामाबाद के अंदर जो सूरत हाल तारी हो रही है, वहां पर हुकूमत की सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो पंजाब का महाज है। कि बात है कि अगर पंजाब की हुकूमत कमजोर हुई या पंजाब के अंदर एक बगावत की सी सूरत हाल है कि इस्लामाबाद में तब्दीली का रास्ता हमेशा लाहौर से होके जाता है, कि यहाँ पर जो सूरत हाल तारी हुई है वहां से ये जाहिर हो रहा है कि खुद हुक्मरान पार्टी के अंदर एक नई कैफियत तारी हुई है। और खास तौर पे जहांगीर तरीन फैक्टर जो है वो बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है, और इसमें अलीम खान साहब ने की शिरकत। और इसके साथ ठीक है, सलमान गनी साहब आप साथ ही रहिएगा, हमारे तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इसी दौरान एक अहम खबर है, सियासी मंजरनामे पर अहम पेशरफ्त हुई है। अलीम खान के खिलाफ वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार खुलकर मैदान में आ चुके हैं। अलीम खान बतौर वजीर आला किसी सूरत कबूल नहीं है। उस्मान बुज़दार ने क़यादत को यह पैगाम दिया है, चौधरी परवेज़ इलाही को मनसब दिया जाए या मेरे पास रहने दिया जाए। यह कहा गया है उस्मान बुज़दार की जानिब से। उस्मान बुज़दार ने क़यादत को अपने फैसले से आगाह कर दिया है, इसराई की जानिब से यह बताया जा रहा है। जबकि चौधरी परवेज़ इलाही का वज़ीर आला के मुस्बत जज्बात पर इजहार तशक्कुर, वज़ीर आला के हवाले से उनका नाम तजवीज़ करने पर चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया है। इस बात पर दोनों मुत्तफिक हैं कि अलीम खान किसी सूरत में वज़ीर आला के तौर पर नामजद ना किए जाए। उस्मान बुज़दार का भी यही कहना है, और अब से कुछ देर कबल परवेज़ इलाही की जानिब से भी यही बयान सामने आया था कि अलीम खान जैसी तब्दीली से बेहतर है कि फिर उस्मान बुज़दार को ही वज़ीर आला पंजाब रहने दिया जाए। और अब वज़ीर आला पंजाब का बयान भी सामने आया है, जिनमें उनका कहना है कि अलीम खान बतौर वज़ीर आला किसी सूरत कबूल नहीं है। उन्होंने ये पैगाम अपनी आला क़यादत को भिजवा दिया है। उन्होंने मजीद कहा है कि अगर किसी को वज़ीर आला के लिए नामजद करना है तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही को नामजद किया जाए। लियाकत अंसारी से मजीद जान लेते हैं। लियाकत अंसारी, बताएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल सियासी मंजरनामे पर ये एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, और बिलखसूस पंजाब के हवाले से ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू और कह लें कि मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म और तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी क़यादत के दरमियान ये एक अहम डेवलपमेंट है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपनी वफाक में क़यादत को इस बात से आगाह कर दिया है कि उन्हें अलीम खान कतई तौर पर वज़ीर आला के मनसब के लिए काबिल कबूल नहीं है। और अलीम खान के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खुलकर क़यादत के सामने बोल पड़े और कहा है कि अलीम खान के खिलाफ पार्टी में जो है अरकान असम्बली में
मनफी जज्बात हैं और किसी तरह अरकान असम्बली की अक्सरियत अलीम खान को पसंद नहीं करती। इसलिए वज़ारत आला का अगर मनसब देना है तो चौधरी परवेज लाइक को दिया जाए, जो हमारे मौसम भी हैं और इत्तेहाद में उन्होंने हमेशा हमारी मदद भी की और हमारे साथ ताउन भी किया है। या मेरे पास ये मनसब रहने दिया जाए या फिर इत्तेहादी क़यादत चौधरी परवेज लाइक को ये मनसब दिया जाए। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और चौधरी परवेज लाइक का इस दरमियान राब्ता भी हुआ है। परवेज लाइक ने इस बात पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने वज़ारत आला के लिए जो है जो क़यादत के सामने जो है वो दुरुस्त हक़ाइक़ रखते हैं कि एक इत्तेहादी की हैसियत से जिस तरह उन्होंने परवेज लाइक का नाम तजवीज़ किया है उस पर वो शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने इस मौके पर जो है वो एक दुरुस्त राय दी है। देखा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ में एक बड़ी सतह पर यह रिजेंटमेंट सामने आ रही है कि अलीम खान को किसी सूरत वज़ीर आला नहीं होना चाहिए और अब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी क़यादत को आगाह कर दिया और इसके लिए मुतबादल के तौर पर उन्होंने कहा कि अगर किसी को तब्दीली जरूरी है तो फिर चौधरी परवेज लाइक को इस मनसब पर लाया जाए या मुझे ही रहने दिया जाए। तो यूं समझे कि अलीम खान के मामले में पहले इत्तेहादी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात ठीक है और अब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी खुलकर इस बात का इजहार कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत। साथ ही साथ अहम खबर यह भी है कि आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त तब्दील कर दिया गया है। ऑपोजिशन रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:30 बजे होगी। पहले यह कहा जा रहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे होगी, लेकिन अब वक्त तब्दील कर दिया गया है और इसका नया वक्त 4:30 बजे है। ये अहम मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसका वक्त तब्दील करके अब 4:30 बजे कर दिया गया है। बताया जाएगा अपोजिशन की जानिब से कि आगे क्या लाहेअमल होगा और एक मैसेज दिया जाएगा कि तहरीक अदम एतमाद तो जमा करवा दी गई है और तमाम अपोजिशन जमातें अब एक पेज पर हैं, कोई भी इख्तलाफात नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मैसेज दिया जाएगा। वक्त तब्दील किया गया है। पहले ये कहा जा रहा था कि 3:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन अब इसका वक्त तब्दील किया गया है। जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन रहनुमा जो है वो पहुंच चुके हैं रिक्वेजिशन लेकर तहरीक अदम एतमाद की, जो कि दायर की जाएगी सेक्रेटेरिएट में। इसमें अयाज सादिक मौजूद है, शाजिया मरी मौजूद हैं और मुश्तरका तौर पे अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की रिक्वेजिशन आज पेश कर दी गई है। वफ़द पहुंच चुका है सेक्रेटेरिएट और आपको बताते चलें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि 172 अरकान अपोजिशन को लेकर आने हैं। अगर वो चाहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो 172 अरकान लेकर आने होंगे। अपोजिशन को राब्ते किए जा रहे हैं इत्तेहादी जमातों से भी और जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं उनसे भी राब्ते किए जा रहे हैं। तो इस अपोजिशन का वक्त कौमी असम्बली इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा करवाने पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है। कौमी असम्बली इजलास की रिक्वेजिशन और तहरीक अदम एतमाद एक साथ ही जमा करवाई जाएगी। JUI की शाहिदा अख्तर अली और आलिया कामरान भी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। हमारा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हबीब अकरम साहब, आपकी जानिब में आऊँगा। बहुत बड़ी ब्रेकिंग थी ये। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने खुद से कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही मुझे काबिल कबूल है। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि अगर तो इक़्तिदार बचाना है तो किसी की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि कुर्बानी का वक्त आ गया है। देखिए, अब मेरा ख्याल है कि कुर्बानी का वक्त गुजर चुका है। उसकी वजह यह है कि अब वज़ीर आज़म के हाथ से अभी थोड़ी देर में बहुत सारे इनिशिएटिव्स निकल जाएंगे। मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म अपने इख्तियार के तहत असम्बली तोड़ सकते हैं। जैसे ही तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाएगी तो उनके इस इख्तियार पे कदगन लग जाएगी और वो तहरीक अदम एतमाद के फैसले तक असम्बली नहीं तोड़ पाएंगे। दूसरी तरफ ये देखना होगा कि इसके साथ ही जैसे ही तहरीक अदम एतमाद पेश होगी तो वज़ीर आज़म को दरअसल अपने आप अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए सब कुछ करना होगा और उसके लिए बहुत कुछ तब्दील हो सकता है। तो क्या वाकई वो कुर्बानियां ऐसे मौके पे जब वज़ीर आज़म बिलीगर्ड हैं, घेरे में आए हुए हैं अपोजिशन के, तो क्या और खुद अपनी जमात के बाद लोग नाराज अरकान के भी, तो क्या नाराज अरकान को वो अपने साथ लेके चल सकेंगे? क्या ऐसे मौके पे अगर वो किसी भी किस्म की वज़ारत आला में पंजाब तब्दीली करना चाहते हैं तो क्या उनकी पार्टी उनके कहने पर चलेगी? पाकिस्तान की सियासत के तल्ख हक़ाइक़ ये है कि यहाँ पर कमजोर पड़ते हुए आदमी के साथ कोई नहीं खड़ा होता। तो यहाँ पर अब चूंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस वक्त जरा पॉलिटिकली कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो उनकी अपनी जमात पर गिरफ्त भी कमजोर हो जाएगी और सियासी मामलात में उनकी जो सियासी मामलात को अपनी मर्जी के मुताबिक रुख देने की जो सलाहियत है उसको लेकिन हबीब साहब स्टिल हैं तो वज़ीर आज़म ही, और अगर इत्तेहादियों से दोबारा से बातचीत हो जाती है, उनको उनकी मनपसंद चीजें दी जा सकती हैं, तो इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम भी तो करवाया जा सकता है। देखिए, तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद वज़ीर आज़म किताबी तौर पर वज़ीर आज़म, उसके बाद जब तक अदम एतमाद का फैसला नहीं होगा वज़ीर आज़म की वो कुव्वत और ताकत वापस नहीं आ सकेगी जो उनके पास आज से पहले तक मौजूद थी। तो लिहाजा आज से पहले जो होने वाले काम थे अब वो करने का आपको बहुत ज्यादा फायदा मुझे नजर नहीं आता।
अब वजीर आजम के सामने सिर्फ एक चैलेंज है कि किसी भी तरीके से वो अपनी वजारत उस्मा को बचाकर दोबारा अपने हाथ में अपन जो सियासी खेल है उसका पांसा अपने हक में पलट ले। बसूरत दीगर फिर आप देखते हैं कि फिर बाकी जो तमाम जो तब्दीलियां हैं वो मेरा ख्याल है कि इररेलेवेंट होंगी। और वजीर आजम को सबसे पहले इस वक्त जो करने का काम है वो है कि क्या हम ये पूरे इत्मीनान से वसूख से कह सकते हैं कि वजीर आजम की पार्टी उनके साथ है। इस वक्त अफसोसनाक यह है कि उनकी पार्टी के अंदर दरारें हैं, बहुत बड़ी बड़ी खलीजें हायल हैं। जब इन खलीजों को आप नहीं पाट सकते तो इसका मतलब यह है कि शायद तहरीक-ए-एतमाद के नतीजे में आप अपनी वज़ारत उस्मा कायम नहीं रख सकेंगे। अब ये एक अलग अखलाकी सवाल है कि वो लोग जिन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट लिए थे, चाहे वो उनके इत्तेहादी हैं, PMLQ ने भी अपने नाम पे वोट नहीं लिए थे, बल्कि PMLQ को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सपोर्ट किया था। इसी तरह जितने भी लोग इस वक्त वजीर आजम से टूट रहे हैं, खा वो जहांगीर तरीन है, खा वो अलीम खान है, ये अपनी हैसियत में इलेक्शन किसी हल्के में शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जो दो चार लोग ऐसे होंगे जो किसी हल्के में अपनी हैसियत, अपनी मुनफरिद हैसियत रखते हैं। बसूरत दीगर ये सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लिया है। अब इनके सामने भी एक अखलाकी सवाल होगा कि क्या ये इमरान खान को ऐसे मौके पे जब वो मुश्किल में है तो क्या वो छोड़कर चले जाएंगे, अब पीठ फेर लेंगे इनकी तरफ? अभी तक तो पीठ नहीं फेरी है, क्योंकि जब शहबाज शरीफ ने दावत दी थी खाने की तो चौधरी बरादरान ने एक्सेप्ट नहीं की थी। सलमान गनी साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि काफ लीग का फ्यूचर फिर क्या होगा इस तरीके अदम एतमाद के बाद? देखें, इस वक्त की सबसे बड़ी पेशरफ्त ये है कि अभी तक इमरान खान साहब की सबसे बड़ी कमजोरी उस्मान बुज़दार रहे हैं। और अब जब उस्मान बुज़दार खुद ये कह रहे हैं कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर नहीं रहा तो चौधरी परवेज लाई को बना दिया जाए, तो यहाँ से जाहिर होता है कि उस्मान बुज़दार खुद को लूज कर चुके हैं, खुद पसपाई इख्तियार कर चुके हैं। और इस्लामाबाद के अंदर तब्दीली जो है वो उसमें बुनियादी फैक्टर पंजाब है। देखिए, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और इस्लामाबाद में तब्दीली का रास्ता हमेशा लाहौर से होके जाता है कि यहाँ पर अगर उनके पास एक मजबूत चीफ मिनिस्टर होता तो अपोजिशन इस तरह ऊपर इमरान खान साहब को टारगेट ना कर पाती। और आज तक जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की कमजोरी थी उस्मान बुज़दार, वो आज साबित हो गया कि उनकी सबसे बड़ी सियासी कमजोरी साबित हुई है और वो खुद पसपाई इख्तियार करने का। सलमान गनी साहब हमारे साथ ही रहेगा, अपने नाजरीन को अपडेट करते चलें कि जो अपोजिशन का वफ्द गया था रिक्विजिशन को जमा करवाने के लिए वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ, इस वक्त तहरीके अदम एतमाद जमा करवा दी गई है, ये दरख्वास्त दे दी गई है, जमा करवा दी गई है। अपोजिशन वफ्द जो मौजूद था, शाजिया मनी मौजूद थी, मरियम औरंगजेब मौजूद थी, अयाज सादिक मौजूद थे। ये अपोजिशन का वफ्द जो कि रिक्विजिशन को जमा करवाने के लिए गया था, इस वक्त अपोजिशन की जानिब से वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद भी जमा करवा दी गई है। असम्बली इजलास बुलाने के लिए भी दरख्वास्त दे दी गई है और इसके साथ साथ तहरीके अदम एतमाद भी जमा करवा दी गई। तो इस वक्त की अहम खबर, कौमी असम्बली इजलास की रिक्विजिशन और तहरीके अदम एतमाद एक साथ ही जमा करवाई जानी थी और अब बाकायदा तौर पर जमा करवा दी गई है, जबकि अख्तर अली और आलिया कामरान भी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में मौजूद थे। हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, यही क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि इस वक्त जो इत्तेहादी जमातें हैं, वजीर आजम का फ्यूचर क्या है ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन उसके साथ डिस्टर्ब होंगी जो साथ दे रही थी इत्तेहादी जमातें। देखिए, इत्तेहादी जमातों के ऊपर भी काफी दबाव बढ़ जाएगा। उसकी वजह यह है कि खुद अगर वजीर आजम की जमात के अंदर इत्तेहाद होता तो इत्तेहादी जमातों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था कि वो PTI के साथ ही रहते। लेकिन ऐसे मौके पे जब PTI टुकड़ों में तकसीम होती नजर आ रही है या ऐसा तासुर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इत्तेहादी जमातें भी फिर अपना फैसला करने में आजाद हो जाएगी। वो ऐन मुमकिन है अगर वजीर आजम के खिलाफ नहीं जाती तो वो अपने या वजीर आजम के खिलाफ चली जाए तो भी उन्हें कोई पूछने, उनके ऊपर कोई कानूनी कदगन नहीं है। और अगर वो वजीर आजम के साथ खड़ी रहें और अपना रास्ता अगर देखें कि अपोजिशन का अगर अपोजिशन कामयाब हो जाती है तो वो अपोजिशन में बैठना पसंद करें, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अब इत्तेहादी जमातों पे वो दबाव नहीं रहा जो पहले, अब से कुछ देर पहले तक कायम था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकसू है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यकजहती पर जब सवालिया निशान उठे हैं तो उसके बाद से फिर अब इत्तेहादियों के बारे में भी कोई बात यकीन से नहीं की जा सकती कि वो अपना फैसला कैसे करेंगे। ठीक है, हसन अस्करी साहब आपकी जानिब आऊँगा मैं। बहुत टाइम तक तो PTI ये शो करवाती रही है कि जो अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की बात कर रही है वो एक ब्लफ है, तो क्या समझते हैं आप, वाकई वो समझती थी एक ब्लफ है या सिर्फ खुद को समझाने के लिए या अवाम को समझाने के लिए ब्लफ का वर्ड यूज करते रहे? देखिए, ये एक
साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले। अपोजिशन ये कहती है कि हम कामयाब होंगे, गवर्नमेंट कहती है हो ही नहीं सकता। तो ये गेम हमने बिल्कुल एक कन्वेंशनल तरीके से यहाँ पे खेलती हुई नजर आई। दोनों पार्टियां, गवर्नमेंट और अपोजिशन है। लेकिन अब जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन सबमिट हो गया है तो उससे फिर सूरत हाल में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि प्रोसेस ऑन हो जाता है। और उसमें जो डिसाइसिव फैक्टर होगा वो ये है कि जो पंजाब में पीटीआई के अंदर इंटरनल रिवोल्ट हुआ है, अगर उस रिवोल्ट को इमरान खान हैंडल कर लेते हैं सही तरीके से और उन सब साथियों की सपोर्ट उनको रहती है, तब तो उनके कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वो बच जाएं। लेकिन अगर वो इस जो क्राइसिस पंजाब में डेवलप हुआ है पीटीआई के अंदर, अगर इस रिवोल्ट को वो डील नहीं कर सकेंगे या इस पे उसी तरह टाल मटोल से काम लेंगे, तो फिर हमें खतरा ये है कि ना सिर्फ वजीर आज़म बल्कि पीटीआई की क़यादत जो पंजाब में आप बात कर रहे हैं कि अगर इस मसले को डील कर लेते हैं, क्या उनमें सकत है को डील करने की? इमरान इस्माइल इतने काबिल हैं? देखिए, इस्माइल जो हैं, वो जो सिंध के गवर्नर हैं, वो इमरान खान के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। अल्टीमेट फैसला इमरान खान ने करना है। तो वो अगर पार्टी के अंदर चीजें मैनेज नहीं कर सकेंगे तो फिर दोनों जाएंगे, यानी पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी जाएगा, प्राइम मिनिस्टर भी जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ पंजाब में चेंज कर देते हैं तब उनके इम्कानात हो सकते हैं कि शायद जो है किस्मत उनका साथ दे जाए। ठीक है, सुलेमान गनी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आप वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की बात कर रहे थे, उनके काम या हिस्ट्री की बात कर रहे थे। आप समझते हैं कि अगर उनकी जगह पे कोई और स्ट्रॉन्ग वज़ीर आला पंजाब होते तो आज नौबत यहाँ तक ना पहुँचती? देखिए, मैंने यही बात कही है कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंतखाबी मरकज है। सबसे बड़ी असम्बली पंजाब की असम्बली है और इस्लामाबाद में तब्दीली का रास्ता लाहौर से होके जाता है। इस वक्त 2 महाज सरगर्म है, लेकिन टारगेट ठीक है। टारगेट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। और अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पंजाब के अंदर एक मजबूत वज़ीर आला रखते तो आज सबसे बड़ा दिफा उस वज़ीर आला ने करना था। आपने भी कुछ देर पहले दुनिया टीवी पे देखा होगा कि खुद उस्मान बुज़दार साहब ने पसपाई इख्तियार की है और उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ तो यहाँ पर चौधरी परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, अलीम खान को ना बनाया जाए। देखें, अलीम खान की इम्पोर्टेंस तो वो खुद बयान कर रहे हैं। इसका मतलब अलीम खान एक बड़ा शगाफ पैदा करने में कामयाब हुए हैं। और जहां तक कि उस्मान बुज़दार की बात है, उस्मान बुज़दार, आप सबसे दिलचस्प बात देखें कि उस्मान बुज़दार को पंजाब की अपोजिशन ने कभी टारगेट नहीं किया। उस्मान बुज़दार को हमेशा जो थे उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनकी कारकर्दगी के हवाले से, उनके रोल के हवाले से, वो खुद तहरीक इंसाफ के अंदर से थे, इसलिए कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले सबसे आखिरी आदमी थे जिन्हें पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। और उस वक्त उन्हें पंजाब के 95% अरकान असेंबली जानते तक नहीं थे। और इससे ये नतीजा निकलता है कि जिसका पंजाब में किला मजबूत होगा, इस्लामाबाद में वही चल सकेगा। और डमी वजीर आला के तौर पे उन्हें हर कोई देखता था, तनकीद भी करता था। सलमान गनी साहब हमारे साथ ही रहेगा, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर की जानिब चलते हैं, उनसे मजीद जानते हैं। यासिर, तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है, किन किन अरकान के दस्तखत है इस पर? देखें, बिल आखिर जो अपोजिशन चाहती थी उसने आज कर दिखाया। अपोजिशन की जानिब से जो सेक्रेटेरिएट है कौमी असम्बली का, स्पीकर चैम्बर के साथ ही उसमें तहरीक अदम एतमाद वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ जमा करवा दी गई है। इस जो सेक्रेटेरिएट में अदम एतमाद जमा करवाई गई है, इस पर टोटल 86 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। और ये तहरीक अदम एतमाद जो है ख्वाजा साद रफीक, इसके साथ साथ ख्वाजा साद रफीक, शादिया मरी, नवीद कमर और अयाज सादिक ने जो है ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवाई है। जब तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जा रही थी तो इस दौरान स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जो है वो चेयरमैन सेनेट के साथ उनके चैम्बर में मौजूद थे और उनसे सियासी गुफ्तगू कर रहे थे। जो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है उसके हवाले से तबादले ख्याल किया जा रहा था। इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून का जो डेलीगेशन है वो इस वक्त भी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। गो के तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसका भी टाइम चेंज कर दिया गया है। 4:30 बजे इस्लामाबाद के निजी होटल में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ
इंपोर्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदम एतमाद के साथ साथ दीगर जो अब तक ओपोजिशन के साथ जो जमातें हैं, इत्तेहादी जमातें हो गई, पीटीआई के अपने जो अरकान हैं और अब तक कितने अरकान को जो है वो अपोजिशन तोड़ने में कामयाब हुई है, उसके हवाले से ना सिर्फ आवाम को आगाह किया जाएगा बल्कि मीडिया को भी इस हवाले से अब तमाम तर जो चीजें हैं वो आज बता दी जाएंगी। गुज़िश्ता रोज मुलाकात हुई थी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, मौलाना फजलुर रहमान की और शहबाज शरीफ की। उस मुलाकात के बाद ये गुज़िश्ता रात ही बता दिया गया था कि एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी जब यहाँ पर पहुंचेंगे उससे कबल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें तमाम तर चीजें जो है उससे आगाह किया जाएगा। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी का जो कारवा है वो सुहान के करीब से गुजरता हुआ इस्लामाबाद की जानिब डी चौक की जानिब गामदन है और ये बताया जा रहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो एक गाड़ी में मौजूद है और वो पहुंचेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद के निजी होटल पर, जहां पर तीनों रहनुमा मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जबकि दूसरी जानिब जो वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है वो इस वक्त कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी गई है और तमाम तर नून लीग के जो अरकान है वो अपोजिशन के चैम्बर। यासिर ये भी बताइएगा कि ये कहा गया था शहबाज शरीफ की जानिब से जितने भी अपोजिशन के एमएनएज हैं वो इस्लामाबाद में ही मौजूद रहे और ये इत्तलात भी आ रही थी कि स्पीकर की जानिब से गैर मुल्की दौरों पर भेजा जा रहा है अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं को। क्या इस वक्त कोई है गैर मुल्की दौरे पर? देखें, इस वक्त कोई भी गैर मुल्की दौरे पर मौजूद नहीं है। आज मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में तमाम मुस्लिम लीग नून के अरकान मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने जिनको मदऊ किया था, शाहिद खाकान अब्बासी ने तमाम अरकान की जो है वो हाजिरी भी लगाई और इसके साथ साथ JUIC के तमाम तरह अरकान मौजूद हैं। बिल्कुल ये चीज जो है वो सामने आई थी कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से ये कहा गया था कि अरकान जो है उनको बैरून मुल्क दौरे करवाए जाएंगे। 50 के करीब अरकान जो है वो भिजवाए जाने थे, लेकिन अब वो दौरा जो है वो अपोजिशन की जानिब से तमाम अरकान को ये हदायत जारी की गई थी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIC की तमाम पार्लियामेंटेरियन को ये कहा गया था कि वो किसी सूरत भी जो बैरून दौरे हैं उनके ऊपर नहीं जाएंगे। तो इस वक्त भी बड़ी तादाद में जो अरकान कौमी असम्बली हैं अपोजिशन के वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अगर कोई मौजूद नहीं है तो वो अपने हल्के में जरूर मौजूद है। तो कोई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक नहीं हो सका तो अपने हल्के में मौजूद है या किसी बीमारी की वजह से नहीं शरीक हुआ होगा, लेकिन तमाम तर अरकान कौमी असम्बली जो अपोजिशन के हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और अगले 2 से 3 रोज में उनकी तमाम तर जो नकलो हरकत है उसके ऊपर न सिर्फ नजर रखी जा रही है बल्कि सख्ती से ये कहा गया है कि कोई भी अरकान कौमी असम्बली अपोजिशन का वो मुल्क से बाहर नहीं जाएगा जब तक ये अदम एतमाद वाला मामला और अपोजिशन की जानिब से इजलास बुलाए जाने का मामला, ये तमाम चीजें फाइनल नहीं हो जाती। अब वो के 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अब टाइम चेंज किया गया है। अच्छा यासिर, आप भी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, ये बताइए एक तो कौमी असम्बली में कौन कौन से अरकान मौजूद हैं और दूसरा बॉडी लैंग्वेज आप क्या देख रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, जब साबिक स्पीकर रियाज सादिक ये करारदाद जमा करवाने जा रहे थे तो हमने उनसे सवाल किया कि क्या ये अपना वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा रहे हैं या रिक्विजिशन जमा करवा रहे हैं इजलास बुलाने के हवाले से। तो उन्होंने एक फाइल दिखाई, लेकिन जो अरकान है मुस्लिम लीग नून के भी, पीपल्स पार्टी के भी तमाम अरकान जो है वो हमें उनके जो चेहरे हैं उनसे यही लग रहा था कि तमाम अरकान जो है वो मुतमईन दिखाई दिए और उनका ये कहना था कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है वजीर आजम के खिलाफ जमा करवाई जा रही है, ये हर हाल में जो है वो इसको कामयाब बनाया जाएगा। अपोजिशन के अरकान इस वक्त मौजूद हैं चैम्बर में और उनका ये कहना है कि कुछ ही देर में ये जो करारदाद जमा करवाई है इसके हवाले से अपोजिशन के ब्रीफिंग भी दी जाएगी जो यहाँ पर अरकान मौजूद है। ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हमें अभी ज्वाइन किया है खावर घुमन जो कि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं और साथ ही लियाकत अंसारी ने भी। खावर घुमन, आपकी जानिब आऊँगा, बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी कह दिया है कि अगर कोई वज़ीर आला पंजाब आपने नया बनाना है तो चौधरी परवेज़ इलाही बेस्ट ऑप्शन है, ना कि अलीम खान। और यहाँ पर इस वक्त रिक्विजिशन भी जमा करवा दी गई है, तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा दी गई है। देखिए जी, ये वो लम्हा था, ये मौका था जिसका काफी हफ्तों से इंतजार था। अब बिगल बज गया है, मैदान लग गया है और दोनों अतराफ अब अपने अपने घोड़े दौड़ाएंगे और हमें अब उन 20, 25, 30 घोड़ों का इंतजार है
जिनके हवाले से मुत्तहिदा अपोजिशन का एक दावा है कि जो उन्होंने पीटीआई की तरफ से साइड चेंज करके वो अब हमारी तरफ से हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे। वो नाम जो है वो जराए के जरिए पिछले दिनों भी सामने आए। उस हवाले से जब चंद लोगों के नाम आए तो वो उन्होंने तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी नेशनल असम्बली में कि हम तो पीटीआई के साथ खड़े हैं। लिहाजा आइंदा जो अब 3 हफ्ते हैं जिनके दौरान ये सारे का सारा जो प्रोसेस है कानूनी ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। इस दौरान जो मजीद जो है सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। सबसे अहम नुकता इसमें यही है कि वो जो इत्तेहादी हैं इस वक्त हुकूमत के, अगर तो वो हुकूमत के साथ खड़े हैं तो फिर मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपोजिशन के लिए। अब दूसरी साइड पे जाहिर है अपोजिशन का दावा है कि नून लीग उन्होंने पीटीआई के कुछ लोग तोड़े हुए हैं। तो क्या कितने लोग हैं वो जो टूटे हैं, वो जो अपोजिशन को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, उनका हाउस तक जाना और हाउस में पहुंच के फिर उनका अपोजिशन के साथ खड़ा होना, ये एक इंतहाई पेचीदा मामला है आईनी और कानूनी सतह के ऊपर। और जाहिर है हुकूमत है, हुकूमत के पास रिसोर्सेज भी होते हैं, वो अपने अराकीन को रोकने की भी कोशिश करेंगे। इस हवाले से मेरे ख्याल में वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि देयर आर मैनी स्प्लिट्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। अब ये तहरीक अदम एतमाद है, अब अपोजिशन ने इसको कामयाब करना है। अब देखते हैं कि वो किस तरह इसको कामयाब करवाते हैं। लेकिन ये काफी एक दिलचस्प सूरत हाल जो सियासी सतह के ऊपर हमारे मुल्की मंजरनामे के ऊपर अब बनती जा रही है। बिल्कुल ठीक है। इत्तेहादियों की आप बात कर रहे थे खावर कि अगर तो वो साथ खड़े रहते हैं वज़ीर आज़म के, तो फिर ऑपोजिशन के लिए जो है वो मुश्किल होगा। तो इत्तेहादी से क्या राब्ते हो रहे हैं? लियाकत अंसारी, आपके पास कोई अपडेट्स हैं? MKM, काफ लीग, इत्तेहादी से जमातों से क्या राब्ते किए जा रहे हैं? क्योंकि इस वक्त हुकूमती कोई भी तर्जुमान या कोई भी रहनुमा बयान के लिए नहीं आ रहा। जी हाँ, वो रास्ते बहाल हैं। गुज़श्ता शाम भी जो है एक आला सतह की मीटिंग हुई थी जिसमें मोनसलाई तारक रशीद चीमा जो है वो शरीक हुए थे और उधर से वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए 3 कैडर जो है वो मिनिस्टर जो है इस मुलाकात में शरीक हुए थे। तो अपोजिशन की सरगर्मियों का जायजा लिया है। दूसरी तरफ वफाक के साथ साथ जो पंजाब का महाज है उसमें भी ये अहम चीज सामने आई है कि उस्मान बुज़दार ने भी एक स्टैंड लिया है कि पंजाब में जो है वो अलीम खान के खिलाफ पार्टी अरकान असम्बली के बहुत ज्यादा जज्बात है। ऐसे में अगर पंजाब में तब्दीली मकसूद है तो फिर उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन जो है वो इत्तेहादी क़यादत जो है वो कई तवेलाई की शक्ल में है कि कई तवेलाई को या तो सीएम के लिए सामने लाया जाए या फिर उन्हीं को सीएम पंजाब के मनसब पर रहने दिया जाए, क्योंकि अलीम खान के हवाले से जो है वो उस्मान बुज़दार ने खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। तो यूँ जो है वो एक तरफ मुस्लिम काफ ने कल तहरीक इंसाफ की क़यादत पर यह वाज़ेह किया था कि उन्हें अलीम खान किसी सूरत कबूल नहीं, तो आज तहरीक इंसाफ के अंदर से ये आवाज़ उठी और इस वक्त सीएम जो है उसने क़यादत को आगाज किया है कि कतई तौर पर अलीम खान नहीं है, उन्हीं को रहने दिया जाए या फिर परवेज भाई को इस मंसब पर लाया जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खबर यही क्या ये मुज़ाकरात को डिस्टर्ब नहीं करेगी? एक तरफ इमरान इस्माइल कोई ड्यूटी लगाई है कि आपने जाके अलीम खान से मुलाकात करनी है और दूसरी तरफ इस तरह से जो करंट वजीर आला है वो उन्हीं के खिलाफ बयान दे रहा है, तो ये मुज़ाकरात और डायलॉग्स को तो डिस्टर्ब करेंगे। देखिए ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। आप देखिएगा कि हर गुजरते दिन के साथ हमारा सियासी मंजरनामा आपको तब्दील होता हुआ नजर आएगा। इतलात आ रही हैं कि कल वज़ीर आज़म कराची जाने का प्लान जो है वो रखते हैं। वो वहाँ पे MKM का जो सेक्रेटरी हैदराबाद भी जाएंगे, हैदराबाद वहाँ पे भी जाएंगे। उसके बाद काफ लीग के साथ पहले उनकी बात हो चुकी हुई है, JDA उनके इत्तेहाद में शामिल है, बाकी भी जो लोग हैं। लिहाजा अब हर गुजरते दिन के साथ अब ये नंबर गेम के ऊपर काम होगा। ज्यादातर जो देखें आईनी और कानूनी तौर पर ये बड़ा आसान होता अपोजिशन के लिए कि अगर MKM और जो काफ लीग है वो टूट कर अपोजिशन के साथ मिल जाते और वो कहते कि हम अपोजिशन के साथ मौजूद हैं। उनको एक सादा सी एक एप्लीकेशन देनी होती है स्पीकर नेशनल असेंबली को कि हम अपनी जो साइड अब हुकूमती बेंचेस से अपोजिशन बेंचेस के ऊपर चेंज कर रहे हैं और इसके ऊपर कोई आईनी कानूनी कदगन नहीं है। अब अगर किसी हुकूमती MNA ने साइड चेंज करनी है और उसने अपने प्राइम मिनिस्टर अपने चेयरमैन के खिलाफ वोट देना है तो उसके ऊपर वो डिफेक्शन क्लॉज लगती है। इसके ऊपर जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि अब सबसे पहले तो एक ये है कि इन लोगों को छुपा के जो है अपोजिशन को हाउस तक पहुंचाना है। जाहिर है हुकूमत के पास इख्तियारात है, हुकूमत का भी ये दावा है कि जो लोग हमारे साथ हैं इनको खरीदने की कोशिश की जा रही है और वो उनको मुल्क में भी रखेंगे, मुल्क से बाहर भी कुछ छुपा के रखेंगे। तो अब ये जो एक पाकिस्तानी सियासत के अंदर माजी में आप लोग तो माशाल्लाह जंग हैं
वो एक माजी के अंदर एक हॉर्स ट्रेडिंग का एक जो है बाजार लगा करता था। चांगा मांगा का एक वाक्य है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कि दूसरी सेनेट इलेक्शन में देख लिए थे हमने हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार भी, सेनेट इलेक्शन में हमारी नजरों से गुजरा है खावर। लेकिन माजी के अंदर जो एक तहरीके अदम एतमाद जिसका बड़ा शोशा रहा वो बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ थी। उस वक्त नवाज शरीफ लेकिन कामयाब नहीं हो सकी, वो कामयाब नहीं हो सकी थी क्योंकि हुकूमत के पास इख्तियारात थे। आईबी के जरिए बेनजीर भुट्टो साहिबा ने तमाम जो अरकान थे उनको C-130 पे बिठाया और वो उनको ले गया, सवाब ले गए और एन मौके वाले दिन जो है वहां पे गिनती में उनको अपने साथ शामिल कर लिया। तो वो सॉरी टू इंटरप्ट खावर, लेकिन अब तो जहांगीर तरीन का तैयारा भी नहीं है कि अरकान गायब हो जाए। लेकिन इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है और उनके पास काफी जो तैयारों के तैयारों को चलाने के लिए उनके पास इख्तियारात मौजूद हैं। वो जब अपोजिशन में थे तो उस वक्त जो है जहांगीर खान तरीन का उनको तैयारा चाहिए होता था। ठीक, अच्छा अब ये सूरत ये बनती जा रही है कि वो सारी की सारी नजरें उन जो 24 जो वो घोड़े हैं उनके ऊपर हैं। 24 जो अरकान हैं जो अपोजिशन दावा कर रही है कि जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल में हमारे साथ मिलने जा रहे हैं। वो कैसे मिलेंगे, क्या उनके साथ यकीन दहानियां कराई गई हैं, जाहिर है उसके ऊपर जो जैसा मैंने अर्ज किया कि एक जो कानूनी नुक्ता उस पर यह है कि क्या जब वो डिफेक्शन क्लॉज उन पे इन्वोक हो जाता है तो क्या उनका वोट काउंट होगा, उसके ऊपर स्पीकर रूलिंग दे सकते हैं। लिहाजा बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। आसान तरीका वही था, इत्तेहादियों को साथ मिला के हुकूमती अरकान को अगर अपने साथ मिलाना है तो उनके ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम भी लगेगा, खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगेगा, उसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज की जो है वो उनके ऊपर लगेगी। लिहाजा काफी जो पसीदा मामला जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ एक चीज इनमें रखिएगा, हुकूमत वक्त के पास इसके अलावा और भी काफी तरीकाकार मौजूद होते हैं। ठीक है खबर, आप साथ ही रहिएगा। हबीब अकरम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हबीब साहब, बहुत बड़ा एक बयान जो वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने दिया कि उन्होंने कहा कि अलीम खान किसी सूरत कबूल नहीं है, अगर आपने वज़ीर-ए-आला बनाना है तो चौधरी परवेज़ इलाही को बना दें। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि क्या वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस बात के अहल हैं, क्या अपनी जमात की तरफ से वो मैंडेट रखते हैं कि वो इस तरह का कोई बयान दें और अपनी वज़ारत आला जो उन्हें इमरान खान की वजह से मिली है उसको उसके बारे में खुद रज़ाकाराना तौर पर दूसरे लोगों के नाम तजवीज़ करते हैं और किसी के बारे में कहें कि ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि उस्मान बुज़दार साहब ने अपनी हुदूद, जो सियासी हुदूद उनकी तयशुदा है, उनसे बाहर निकल के ये बयान दिया है और इस बयान की उनकी पार्टी के लिए कोई ज्यादा हैसियत नहीं है। अलबत्ता इस बयान को ज्यादा से ज्यादा ये अहमियत दी जा सकती है कि ये आखिरी अपने तजरिए में उस्मान बुज़दार साहब एक चौधरी परवेज इलाही के चाहने वाले निकले। चले, उन्होंने पहली बार अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार किया है हबीब साहब। और जहां तक अलीम खान का ताल्लुक है, तो अलीम खान कैसे ये दावा कर सकते हैं वज़ारत आला का? उसकी वजह यह है कि उनके ऊपर जो बाकायदा तौर पर मुतय्यन ये इल्जाम था कि उन्होंने टिकट मुनासिब तौर पे नहीं दिए। बहुत सारी मुफ्तनी बातें भी इस हवाले से हैं। और सेंट्रल पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 में शिकस्त की एक अहम वजह खुद अलीम खान थे। और अलीम खान और उन्हीं की वजह से जब सेंट्रल पंजाब में नशिस्तें नहीं मिली और साउथ पंजाब में ज्यादा मिली, तो इसी वजह से फिर साउथ पंजाब से एक वजीर आला का इंतखाब किया गया था। तो अब अलीम खान जो खुद इमरान खान की वजह से इस दर्जे तक पहुंचे हैं, तो वो इस काबिल हुए हैं कि वो सूबाई असम्बली की एक नशिस्त हासिल कर सके। तो इस नशिस्त के जोर पे वो ये अगर समझे कि उन्हें पंजाब की वज़ारत आला मिल जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा ऐसा ख्वाब है जिसको देखने के लिए बहुत गहरी नींद की जरूरत है। और मुझे तवक्को नहीं है कि अलीम खान इतनी सियासी हदायत से इतने नाबलद है कि वो इस अपने एक बयान की वजह से वो वज़ारत आला हासिल कर पाएंगे। हबीब साहब, जहांगीर तरीन खुद एक पावर ग्रुप है और अलीम खान खुद एक पावर ग्रुप है। क्या जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो एक्सेप्ट करेगा कि हम भी अलीम खान को जो है एज अ चीफ मिनिस्टर पंजाब के तौर पर देखें? दो पावर्स क्लैश नहीं होंगी? देखिए, एक तो अहम बात ये समझ लीजिए कि आपने उन्हें जो पावर्स ग्रुप करार दिया है, मैं नहीं समझता कि ये पावर्स ग्रुप है। ये दरअसल एक मखसूस सूरत हाल के स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं। और ऐसी मखसूस सूरत हाल में सब अपना अपना फायदा उठाने के लिए और अपना अपना लूसीदा करने के लिए मैदान में आ गए हैं। तो लिहाजा ऐसे मौके पे अगर कहना कि पावर्स ग्रुप है, तो ये पावर ग्रुप फॉरवर्ड ग्रुप कह रहे हैं, फॉरवर्ड ग्रुप जी। ये अगर आइंदा इलेक्शन होंगे तो इमरान खान और उनके साथ जो लोग अब मौजूद हैं, उनमें से बहुत सारे लोग तो शायद हमें असम्बली में नजर आएंगे, ये ग्रुप तो कहीं नजर भी नहीं आएंगे। तो लिहाजा ये समझ रहे हैं कि ऐसे मौके पे चूंकि इमरान खान बिलीगर्ड है, वो घेरे में आए हुए हैं, तो उनसे ज्यादा हम फवायद हासिल कर सकते हैं।
तो अगर और दूसरी बात यह है कि इस वक्त फवाइद हासिल करके इस बात की क्या गारंटी है कि खुद इमरान खान की नशिस्त बच जाएगी। लिहाजा ये एक ऐसा जुआ खेल रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। और मुझे ऐसे लगता है कि उस्मान बुज़दार ने अलीम खान दोनों ने अपनी अपनी हैसियत से बाहर निकल के अपनी बयानबाजी और अपनी कीमत लगवाने की कोशिश की है। दोनों को उनकी मतलूबा कीमत नहीं मिल सकती। अच्छा, अगर उस्मान बुज़दार साहब की बात की जाए तो जो इन्होंने बयान दिया, क्या समझते हैं इसका मकसद क्या था फिर? देखिए, उस्मान बुज़दार साहब को अगर आपको याद हो तो एक वक्त में अलीम खान उनके लिए काफी बड़ी थ्रेट थे पंजाब की सियासत में। और एक मौका ऐसा भी आया कि खुद उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आज़म के पास गए, इमरान खान के पास, और उन्होंने कहा कि अगर आपने इनको सीनियर मिनिस्टर रखना है तो फिर मुझे चीफ मिनिस्ट्री से हटा दें, क्योंकि मैं इनके साथ मिलकर काम नहीं कर सकता। और खुद जो अलीम खान है वो बाकायदा तौर पर अपना ग्रुपिंग करते रहे यहाँ पे, और उनके जो साथ चंद लोग थे उनके ऊपर बड़े मुतय्यन किस्म के इल्जाम लगते रहे कि कुछ लोगों ने अलीम खान के नाम पर या किसी और वजह से अपने पॉलिटिकल कारकुनों से पैसे पकड़े हैं। तो लिहाजा इस तरह के जब इल्जामात लग चुके हों किसी शख्सियत पर मुतय्यन, तो फिर उसको फिर वजीर आला बनाना इतने बड़े सूबे का तो बहरहाल पॉलिटिकली भी नामुनासिब होगा। हबीब साहब, व्हाट डू यू थिंक कि अगर कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है उस्मान बुज़दार को, तो फिर कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो मजबूत उम्मीदवार के तौर पे, क्योंकि अभी तो अलीम खान पे तो इत्तेफाक नहीं हो रहा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कौन इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है? देखिए, जरूरी नहीं है, जब ऐसी सूरत हो तो फिर जरूरी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सफों में कोई उम्मीदवार ढूंढेगी वज़ारत आला का, बल्कि ये एक इत्तेहादी हुकूमत है, एक मखलूत हुकूमत है पंजाब में। तो ऐसी सूरत में जब एक नए वज़ारत आला का सिलसिला सामने आएगा तो सबसे पहले नए वज़ीर आला के लिए वज़ीर आज़म और फिर जो उनके जो अहम इत्तेहादी हैं, चौधरी बरादरान या जो कुछ आज़ाद लोग हैं, जो उन सबके साथ मिलकर मुशावरत की जाएगी। पहले तो ये तय कर रहे हैं कि क्या आइंदा वज़ीर आला, अगर उस्मान बुज़दार नहीं रहते तो क्या आइंदा वज़ीर आला सिर्फ पीटीआई से होगा या किसी और जमात से भी हो सकता है। अगर वो किसी और जमात से हो सकता है तो मोस्ट लाइकली ये है कि वो पीएमएलक्यू से होगा और खुद चौधरी परवेज इलाही साहब इसके उम्मीदवार होंगे। लेकिन इसके लिए जो अभी मुशावरत चाहिए, वो मुशावरत में शायद उस्मान बुज़दार शरीक भी ना हो, या उस्मान बुज़दार एक ऐसे 12 पत्थर बाहर उस मुशावरत से बैठे हो। तो लिहाजा उस्मान बुज़दार साहब की बात की ये कोई हैसियत नहीं है कि वो किसी को वज़ीर आला के तौर पर कबूल करते हैं, किसी को नहीं करते। उनके पास ज्यादा से ज्यादा उनके साथ चलने वाला एक ही शख्स है उस्मान बुज़दार के साथ, और उसका नाम है खुद उस्मान बुज़दार। तो उस्मान बुज़दार साहब अगर मेरा ख्याल था आप इमरान खान साहब का नाम लेंगे। जी, मेरा ख्याल था आप इमरान खान साहब का नाम लेंगे। इस वक्त तो उस्मान बुज़दार के साथ खुद उस्मान बुज़दार है, या आप वज़न बैत के तौर पे आप ये भी कह सकते हैं कि हसन खावर भी शायद उनके साथ मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। ये वो वाली सिचुएशन है, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। खैर, खावर गुम्मन भी हमारे साथ मौजूद है। हबीब साहब, आप भी साथ रहिएगा। खावर, पंजाब की जो तब्दीलियाँ आ रही हैं सियासी मंजरनामे में, उस पर हबीब साहब कमेंट कर रहे थे और उनका ये कहना था कि उस्मान बुज़दार इतने अहल नहीं है, और ना ही उनका ये बयान जो है वो इतना कोई जिसे कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। ये बस उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। व्हाट डू यू थिंक? देखें, एक जो है ना, इस इशू के ऊपर बात करने से पहले ज़मीनी हक़ाइक़ देख लें। इस वक्त जो है टोटल जो सीटें हैं जो पीटीआई की, वो हैं 181 पंजाब असम्बली में। वहाँ पे जो वज़ीर आला बनाने के लिए जो सिंपल मेजोरिटी चाहिए वो 186 है। वहाँ पे काफ लीग के 11 लोग हैं। तो इस वक्त कुल्ली तौर पर जो हुकूमत पंजाब के अंदर जिस इत्तेहादी के सर पे बैठी हुई है और बनी हुई है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है। तो आज के आज अगर काफ लीग अलहदा हो जाती है तो तहरीक इंसाफ वाले उस्मान बुज़दार साहब ख्वाहिश का इजहार करें या अलीम खान साहब या कोई और बंदा, तो उनकी किसी भी ख्वाहिश का कोई मकसद नहीं है। लिहाजा मुझे लग रहा है कि उस्मान बुज़दार का किला अभी तक कायम है, क्योंकि अगर ये किला टूटता है, अगर ये वाइड ओपन गेम होती है, तो उसके अंदर फिर बहुत ज्यादा और जो है जो रेस में लोग शामिल हो जाएंगे। हाँ, अगर ये काफ लीग के साथ चलते हैं तो काफ लीग, चूंकि परवेज इलाही साहब वहाँ पे ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो स्पीकर भी हैं, और पिछले जो हम 3.5 साल के दौरान देख लेंगे, काफ लीग की एक बात जो कि उनका पिछले दिनों मोनस इलाही ने बात भी की थी, वो ये है कि वो हमेशा जो भी जिसके साथ भी खड़े हुए हैं, हत्ता के जनरल मुशर्रफ के साथ भी आखिरी दम तक खड़े थे। जनरल मुशर्रफ ने उनको बैक स्टैप किया था। अब मौजूदा मौके के ऊपर अगर जो है पंजाब के अंदर कोई तब्दीली होनी है, मैं बहुत बड़ा अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसका इन्हिसार काफ लीग के फैसले पर होगा। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान या तहरीक इंसाफ
काफ लीग को एतमाद में नहीं लेती, डिच करती हैं, तो फिर वो बंदे कहां से पूरे लेकिन नाराज अरकान भी अगर अलग हो जाते हैं तो भी क्या काफ लीग पर इन्हिसार होगा? नहीं, देखिए, नाराज अगर अलहदा होना वो तो उस वक्त है ना कि अगर हुकूमत ये प्रोसेस में चली जाती है कि हमने वज़ीर आला चेंज करना, अभी तो ऐसी बात ही कोई नहीं है। ठीक है खबर, आप साथ ही रहेगा। एक बड़ी ब्रेकिंग है, अपोजिशन के 8 अरकान की वफाकी वज़रा से मुलाकात हुई है। इसराइल की जानिब से बताया जा रहा है कि अपोजिशन के 6 अरकान असम्बली ने गुज़श्ता रोज़ मिनिस्टर इनक्लेव में वफाकी वज़रा से मुलाकात की। अपोजिशन के 2 अरकान असम्बली की आज वफाकी वज़रा से मुलाकात हुई है। हुकूमत इजराइल का यह बताना है मुलाकात में हुकूमत का साथ देने की यकीन दहानी करवाई गई है। मिनिस्टर इनक्लेव हुई है, कौन कौन से वज़रा इसमें मौजूद थे, अपोजिशन के किन रहनुमाओं की मुलाकात हुई है? उमर बताइएगा। बात नजर आ रही है तो हुकूमत के कार्ड्स भी शो होना शुरू हो चुके हैं और अब इतलात ये हैं कि अपोजिशन के 8 अरकान हैं जिन्होंने वफाकी वज़रात से मुलाकातें की हैं, जिनमें से 6 अरकान कौमी असम्बली की मुलाकातें कल गुज़श्ता रोज रात को मिनिस्टर्स इनक्लेव में मुलाकात हुई वफाकी वज़रा से, और अब से थोड़ी देर पहले 2 अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात वफाकी वज़रा से हुई है मिनिस्टर्स इनक्लेव में, जिसमें एक तो हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी करवाई है कि वो हुकूमत का साथ देंगे। अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक है उसमें वो अपोजिशन के साथ नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान जो अरकान थे उनका ये कहना था, हुकूमती ज़राए का ये दावा है कि उन्होंने कहा कि हम हुकूमत का साथ इसलिए देना चाहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता ऐसी किसी भी सियासी अदम इस्तेहकाम का, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम हुकूमत का साथ दें, और जो अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहती है उसमें हम हुकूमत का साथ देंगे और अपोजिशन की मुखालफत करेंगे। ठीक है उमर, कोई नाम है आपके सामने, कौन से वफाकी वज़रा से मुलाकात हुई है? जी, पहले मरहले में तो अभी ये इतलात आई हैं कि 8 तकरीबन लोग हैं जिन्होंने, जिस तरह पहले एक बार आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से ये दावा किया गया था कि जिस तरह हुकूमती अरकान के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपोजिशन के साथ राब्ते में है, तो ये बात गलत है, बल्कि अपोजिशन के अरकान भी हुकूमत के साथ राब्ते में है। शुक्रिया उमर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हबीब साहब, अब जो ये इमरान खान जो PTI की तरफ से कार्ड्स अपने शो किए जा रहे हैं, क्या स्टिल PTI के पास अभी मजीद कार्ड्स हैं शो करने के लिए कि पासा पलट सके? देखिए, ये एक आप इसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा समझे। उसकी वजह ये है कि अब चंद दिन पहले से हम सुन रहे हैं कि 12, 22 या 25 लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मौलाना फजल रहमान की पार्टी के साथ मिल चुके हैं, या किसी और तरीके से पार्टियों में टूट फूट भी हो रही है। और इसके साथ ही ये भी आप इसको भी इसी खाते में समझे कि जो हुकूमत है वो भी ये तासुब देने की कोशिश करेगी कि हमने भी अपोजिशन की जो अपोजिशन की स्ट्रेंथ को, अपोजिशन की ताकत को जोर पहुंचाया है। और ये किसी हद तक बहरहाल ये बात तरीन प्रयास इसलिए लगती है, ये बात इसकी वजह यह है कि खुद जो अपोजिशन का इत्तेहाद है वो बहुत छोटी छोटी पार्टियों पर मुश्तमिल है। उसमें बड़ी पार्टियां 2 ही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ठीक है हबीब साहब, यहीं से कैरी ऑन करते हैं। असद कैसर साहब ने भी मीडिया से कुछ गुफ्तगू की है, पहले वो सुन लेते हैं। कौमी असम्बली जो है वो कुछ गैर आईनी कोई इकदाम उठाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा, जो कानून के मुताबिक होगा, वही करूंगा। थैंक यू सर। स्पीकर, कौमी असम्बली जो है वो कुछ गैर आईनी कोई इकदाम उठाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा, जो कानून के मुताबिक होगा, वही करूंगा। थैंक यू सर। स्पीकर, कौमी असम्बली जो है। ठीक है हबीब साहब, यहीं से बात कैरी ऑन करेंगे। एक तो ये असद कैसर साहब का शॉट भी आपने सुना। अच्छा, कुछ इजराइल की जानिब से ये भी बताया जा रहा था कि कुछ 28 अरकान के नाम हैं जो वज़ीर आला को भिजवाए गए हैं जो मशकूक हैं, और वज़ीर आज़म ने उन पर नज़र रखने की भी हिदायत की है। अगर मान लेते हैं कि 28 में से 28 नहीं तो कोई 20-22 भी अगर अपोजिशन के साथ हैं और इत्तेहादी नहीं भी मानते, तो उस सूरत में भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। देखिए, इसमें तहरीक अदम एतमाद चूंकि अपोजिशन ने पेश की है तो अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो 112। बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू करें, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं।